ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ आपने और मैंने जो है ना वो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना सीखे थे कि हम लोग स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाते हैं, और हम लोगों ने स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बेटा निकालना सीखा था। अब इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ सीखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है ना वो हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे पास आइसोमर्स जो है ना वो किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आइसोमर्स प्लीज़ जो है ना वो बड़ी फोकस से आप लोग सुनिएगा ताकि आप लोग कोई चीज़ समझ आए, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ। सो लेट्स से हमारे पास बेटा फॉर्मूलाज जो है ना काफ़ी तरह के होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेड फॉर्मूला का मतलब क्या है बेटा, जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विच इज डिस्प्लेड, ठीक है। जिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम लोग डिस्प्ले करते हैं ना वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम लोग उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिस्प्लेड, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट्स से दो स्ट्रक्चर्स बने हुए, तो आपको ये बात देख के पता चलनी चाहिए कि भाई ये हमारे पास देखो 4 कार्बन है तो इसको मैं कहूँगा ब्यूट, ठीक है। और क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब है इसके आखिर में क्या आ जाएगा बेटा, एन आ जाएगा, तो इसको मैं कहूँगा ब्यूट एन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको दिखे ये चीज़ तो बेटा राइट वाले के अंदर भी आपको 4 कार्बन दिखेंगे, तो दिस इज ब्यूट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका नाम किस पे एंड होगा, एनोइक एसिड पे एंड होगा। तो आई होप आप लोगों को ये बातें थोड़ी थोड़ी अब देख के समझ आ रही होंगी कि भाई स्ट्रक्चर्स के नाम किस तरह से हैं, या अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर को देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है। लेट्स से हम लोगों ने ये काम तो कर लिया। अब सबसे पहला काम क्या है बेटा, हम लोग को हमें देखना है कि भाई हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिंप्लीफाइड कैसे बनाते हैं। सिंप्लीफाइड इसका नाम नहीं है, इसका नाम होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से बनाना है आप लोग को ये सिखाता हूँ मैं, ठीक है। बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस्ड बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ना आप हर सी को देख लोगे। सबसे पहले अगर आप देखो लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो देखो ये वाला जो सी है ना, इसके साथ आपको एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन मिल रहा है। तो आपको सबसे वाले पहले वाले सी के साथ आपको क्या मिल रहा है बेटा, 3 एच मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये आ गया सी, और मैं लिख लूंगा H3, ठीक है। मैं हर सी के साथ जो जो लगा हुआ है ना वो साथ लिख रहा हूँ। इसके बाद अगर आप देखो तो वापसी मुझे एक सी के साथ 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा CH2, ठीक है। फिर मैं अगर अगला सी देखूं तो इस सी के साथ मुझे वापसी 2 हाइड्रोजन मिले, तो मैं यहाँ लिख दूंगा CH2, ठीक है। इसी तरह से अगला वाला सी को मैं देखूं तो भाई अगले वाले सी के साथ मुझे 3 हाइड्रोजन मिले, तो उसको मैं लिख दूंगा CH3। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH2 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 CH3, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस्ड हो गया, ठीक है। मैं हर सी को देखूंगा और हर सी के साथ जो जो लगा होगा ना उसको साथ लिख दूंगा। ऐसे देखो यहाँ पे सी के साथ 3 एच लगे हुए थे पहले सी के साथ, तो मैंने इस सबको साथ लिख दिया CH3। फिर मैंने इस वाले सी को देखा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे तो मैंने लिख दिया CH2। फिर इस वाले सी को मैंने देखा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे तो मैंने लिख दिया CH2। फिर इस वाले सी को देखा मैंने, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे तो मैंने लिख दिया CH2। इसी तरह से हम लोग राइट वाले का देखते हैं बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, कंडेंस्ड। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे ये रहा सी, इसके साथ 3 एच लगे हैं। अगर आप देखो तो जब यहाँ पे 3 एच लगे हुए तो मैं क्या लिख दूंगा, CH3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो तो एक और सी ये रहा, इसके साथ देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक यहाँ और एक इसके नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा मैं क्या लिख दूंगा, CH2 लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो एक और सी मुझे यहाँ दिख रहा है, इसके साथ देखो ये रहा एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके साथ ये रहा, तो इसका मतलब इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो मैं लिख दूंगा CH2। फिर अगर आप देखो तो ये वाला जो सी है इसके साथ एक डबल बॉन्ड O है और एक OH है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे बेटा, COOH लिख दूंगा। तो ये मेरे पास इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया। अच्छा, अब बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे C लिखें और इसको CO2H भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको जो है ना COOH लिखो। उसकी वजह ये कि बेटा ये ना कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार COOH लिखा होगा ना तो आपको आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिर्फ डायरेक्टली आप ये फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था सिंप्लीफाइड। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से करेंगे, हम लोग को ने ये चीज़ लास्ट लेक्चर के अंदर भी सीखी थी कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को निकालना तो डायरेक्ट काउंट कर लो भाई सी और एच कितने, ठीक है। तो भाई पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखो तो 1 2 3 4 4 सी थे, तो मैं लिख दिया C4, ठीक है। इसी तरह से एच गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एच थे, तो मैं लिख दूंगा C4H10। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो राइट वाले के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे सी कितने बेटा, 1 2 3 4 4 सी थे, तो मैंने लिख दिया C4। इसी तरह से अगर आप एच गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो टोटल 8 एच थे, तो मैंने लिख दिया C4H8। और ओ गिन लो आप कितने, 1 और ये 2, तो टोटल 2 O थे, तो मैंने वैसे O2 लिख दिया। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया।
अच्छा, अब हम लोगों ने बेटा एक और फॉर्मूला सीखा था मोल्स के अंदर, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मुझे बोले कि भाई बताओ इस वाले स्ट्रक्चर का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा। और आप लोग को पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, जिसको हम लोग जब कट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, जब सारे नंबर्स को हम लोग सेम टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। जैसे कि अगर आप देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास C4H10 था, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 2 2 4 और 2 5 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैंने एम्पेरिकल फार्मूला बेटा क्या डिराइव कर लिया, मैंने निकाल लिया C2H5। ये मेरे पास मेरा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, जो हम लोगों ने मोल्स के अंदर भी सीखा था। इसी तरह से अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8O2 है। इसको भी मैं अगर सारे सेम टेबल से कट कर दूं, यहाँ पे देखो 2 2 4, 2 4 8 और 2 1 2, तो ये मेरे पास बन गया C2H4 और O बन गया मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मेरा एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना, C2H4O। ये मेरे पास मेरा एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, सिंप्लीफाइड फार्मूला या फिर एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंप्लीफाई कर देते हैं सेम टेबल से, तो इसको मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई ये एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। तो हम लोगों ने बेटा स्ट्रक्चर्स तो बनाना सीख लेते हैं, फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर से अगली चीज जो आज सीखी, विच इज कि हमारे पास किस किस तरह के फॉर्मूला होते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और एक हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, बस हमें एक स्ट्रक्चर, एक में हमें स्ट्रक्चर शो करना होता है और एक में हमें जो है स्ट्रक्चर के अंदर से सी गिन के निकालना होता है कि भाई हर सी के साथ जो चीज़ लिखी होती है हम उसको कंबाइन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर हम लोग किसी चीज़ को कंबाइन नहीं करते, हम लोग सारी चीज़ें गिन लेते हैं। भाई सी कितने थे, 1 2 3 4 थे, चारों एक साथ लिख दिए। हाइड्रोजन टोटल गिनने भाई कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, मैं 10 टोटल कंबाइन करके लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग हर सी के साथ देखते थे, यहाँ पे हमारे सारे सी एक साथ करते थे, सारे हाइड्रोजन एक साथ करते थे, सारे ऑक्सीजन एक साथ करते थे। और फिर एम्पेरिकल फार्मूला में हम लोग वही करते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको हम लोग कटिंग कर देते, तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है। तो ये हमारे पास बेटा सारी चीज थी फॉर्मूला से रिलेटेड। अब हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना, जिसके अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सही है, वो कॉन्सेप्ट है बेटा आइसोमर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ना बेटा मिसकंसेप्शन एक दूर करो जो बच्चों का होता है आइसोमर्स और आइसोटोप्स को रिलेटेड लेके जो ना वो मिसकंसेप्शन होता है। तो पहली चीज ये कि बेटा आइसोटोप्स डिफरेंट चीज है हमारे पास और आइसोमर्स एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। ठीक है, आइसोटोप्स हमारे पास बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आती थी, जिसके अंदर हम लोग बोलते थे कि भाई एक स्ट्रक्चर, एक एलिमेंट जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो और लेकिन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उसको हम लोग कहते थे बेटा आइसोटोप्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आइसोमर्स की बात हो रही है। आइसोमर्स डिफरेंट चीज है। अब आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स बेटा हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए। अब इसका क्या मिसाल है, जरा मैं आपके सामने ना दो स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। सो लेट्स से मैं आपके सामने ना बेटा दो स्ट्रक्चर्स रख रहा हूँ, ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर्स रख रहा हूँ। ब्यूटेन हमारे पास क्या होता था, अगर आपको याद हो तो बेटा ब्यूट का मतलब होता था 4 कार्बन और एन का मतलब होता था हमारे पास एल्केन। ठीक है, तो अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो मैं यहाँ पे 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने। तो मैंने ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन बना लिए। और आपको पता है कि भाई दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम लोग एल्केन का फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, विच इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, तो सिंगल बॉन्ड भी लगा दियो, बाकी रिमेनिंग बॉन्ड के ऊपर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7 8, ये 9 और ये 10। तो मैंने एक स्ट्रक्चर ब्यूटेन का ही बना दिया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्ट्रक्चर मैं ब्यूटेन का एक और आपके सामने बना के दिखाता हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बनाया था लेकिन मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा वो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेट्स से ब्यूटेन का मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, मेरे पास 3 कार्बन आ गए, ये मेरे पास चौथा कार्बन आ गया। सो बेसिकली मैंने करा गया कि मैंने इस कार्बन को ना इसके ऊपर ब्रांच कर दिया। सो लेट्स से भी आप देखो सिर्फ कि मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये चौथा कार्बन बनाया, ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर मैं रिमेनिंग के ऊपर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो ये मैंने हाइड्रोजन लगा दी, 1 2 3। इसके ऊपर सिर्फ एक की गुंजाइश थी तो 1 लगा दिया यहाँ पे। इसके ऊपर 3 की गुंजाइश थी तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिए, और इस वाले सी के पास भी 3 की गुंजाइश थी तो मैंने 3 लगा दिए। अच्छा अब ज़रा आप जो है ना ये चीज़ नोटिस करो बेटा कि ये दोनों ना ब्यूटेन है। सबसे पहली चीज़ तो ये। अच्छा अब ये दोनों ब्यूटेन है तो ज़रा अब इसके ऊपर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। बेटा अगर आप इसके अंदर देखो लेफ्ट वाले के अंदर, तो आपको यहाँ पे सी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4, और H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेटा C4H10। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C4H10। अच्छा राइट वाले का जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। देखो सी कितने हैं हमारे पास टोटल, 1 2 3 और ये 4। तो 4 सी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, C4 लिख लिया मैंने।
एच गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो टोटल एच कितने हो गए भाई, यहाँ पे भी 10 हो गए। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो बेटा यहाँ पे कि हमारे पास जो मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाए ये दोनों ब्यूटेन है, पहली चीज ये, क्योंकि बेटा अगर आप देखो तो इसके अंदर भी सारे कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको यहाँ भी हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, ये भी आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर दोनों सेम है, दोनों ब्यूटेन है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर आप देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम है, लेकिन अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखो तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। एक का स्ट्रक्चर डिफरेंट था और दूसरे का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पहले वाले स्ट्रक्चर कहता है हमारे पास सारे कार्बन लाइन से लगे हुए, लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर कहता है बेटा हमारे पास सारे कार्बन जो है वो लाइन से नहीं लगे हुए, 3 कार्बन लगे हुए और एक कार्बन जो है वो दूसरी कार्बन के ऊपर ब्रांच हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है। तो जब ऐसा कंपाउंड होता है ना बेटा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको मैं कहूंगा आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमर्स के लिए याद रखना है कि हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना होता है लेकिन हम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट करना होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये बात तो समझ ली कि सर आइसोमर तो ये होता है कि भाई मॉलिक्यूलर मतलब कार्बन भी उतने होंगे, हाइड्रोजन भी उतने होंगे, और अगर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक की बात होगी तो ऑक्सीजन भी उतने ही होंगे, लेकिन उनके अंदर जो है ना उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से बना होगा। तो हम ये बात तो सर समझ गए कि आइसोमर होता है ये, लेकिन सर क्या हम लोग स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं? नहीं, ये यहाँ पे तुम लोग का एक मसला आ गया कि भाई तुम स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। अब जैसे कि मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो यार, हम लोगों ने ना ब्यूटेन के ये दो आइसोमर्स देखे थे, ठीक है। तो लेट्स से मैं इन दोनों को ना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इन दोनों को ना यहाँ पे तुम्हारे लिए नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको जरा समझ लें आसानी से, ठीक है। तो मैंने भी ये बात करी थी कि यार ये ब्यूटेन के ये दो आइसोमर्स मैंने तुम्हारे सामने बनाए, सही है। सो लेट्स से ये हमारे पास ब्यूटेन था, ठीक है, और मैं तुम्हें ब्यूटेन के दो आइसोमर्स बना के दिखा दिए। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर और भी तो तरह से बन सकता है आइसोमर, तो और भी हम ट्राई करके करें तो पहला बिल्कुल करते, आ जाओ जरा हम लोग एक ट्राई करते हैं और हम समझते हैं कि भाई वो आइसोमर्स हैं कि नहीं है। सो लेट्स से भाई अगर मैं एक और आइसोमर बनाने की कोशिश करता हूँ, भाई मैं लेट्स से बनाता हूँ एक और, ये रहा मेरे पास ब्यूटेन था ना, 4 कार्बन थे, तो मैंने ये 3 कार्बन बनाए और चौथी कार्बन मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है, और ये हाइड्रोजन मैंने बाकी पे लगा दिए। अब बच्चा पूछता है सर क्या ये आइसोमर है? मैं बोलता हूँ बेटा नहीं, ये आइसोमर नहीं है। क्यों आइसोमर नहीं है? इसकी पीछे ना एक वजह है, वो तुम लोग को समझनी पड़ेगी। आ जाओ हम लोग वो वजह समझते हैं। देखो बेटा, होता है पता है क्या है कि तुम्हारे ना आइसोमर्स के अंदर, आइसोमर्स का रूल ये है, 2 रूल था आइसोमर बनाने के। पहला रूल ये कि भाई तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर तुम ब्रांचेस नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये था कि भाई नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो ये था ना, जो हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन होता है जो बिल्कुल हम लोग बनाते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। तो ये वाला ब्यूटेन ये वाला है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस कार्बन को हटाऊं और मैं इसके ऊपर ब्रांच कर दूं उसको, या फिर मैं इस वाली कार्बन को जो है ना वो इस वाले सी के ऊपर ब्रांच कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट और लास्ट कार्बन इन दोनों के ऊपर आप ब्रांचेस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भी वो बात समझते हैं। दूसरा ये होता है सीन हमारे पास कि नंबरिंग हमेशा बेटा उस साइड से स्टार्ट होती है जो कि क्लोजेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप होती है। जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगेगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। यानी ये है इसका मतलब कि अभी तो हम लोग ब्यूटेन की बात करें, अगर हम लोग अभी आगे अल्कोहल की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक की बात करेंगे, एल्कीन्स की बात करेंगे, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एल्कीन का, तो इसका मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है तो वो यहाँ लगा हुआ तो इसका मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। तो ये 2 रूल थे आइसोमर्स के। अब आ जाओ जरा बात समझते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये वाला आइसोमर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर तुम देखो तो तुमने लास्ट या फिर इसको तुम फर्स्ट कार्बन भी कह सकते हो। अगर तुम यहां से गिन रहे हो तो इसका मतलब ये तुम्हारी फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर देखो तुमने ब्रांच लगा दी है। ब्रांच अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर या लास्ट कार्बन के ऊपर लगेगी तो वो आइसोमर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? उसकी वजह है सिंपल सी। तो उसकी बेटा वजह ये है तुम्हारे पास, उसकी सिंपल सी जो वजह है ना वो ये है कि भाई जो हमारे पास ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर जब भी हम लोग आइसोमर बनाते हैं ना, जरा मैं हाइड्रोजन हटा दूं तुम्हें समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। लेट्स से ये मैंने हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दो। अब देखो तुमने ये फर्स्ट कार्बन थी तो तुमने इसके ऊपर ही ब्रांच कर दिया। तुम्हारे पास 4 कार्बन का तुम्हें बनाना था, ब्यूट लगाना था, तुमने यहाँ पे लगा दिया, तीसरे में ब्रांच कर दिया। देखो बेटा, ऑर्गेनिक बॉन्ड्स ना इससे समझो कि ये ना फ्लिपेबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑर्गेनिक बॉन्ड्स को इस तरह से समझो कि ना ये फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने का मतलब क्या है कि भाई ये वाला सी मैं यहाँ लगाऊं या मैं ये सी यहाँ लगाऊं, ये बात एक ही होगी। क्यों बात एक ही होगी? क्योंकि बेटा ये जो बॉन्ड होता है फ्लिपेबल होते हैं। बॉन्ड्स फ्लिप होकर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से सी भी बन सकता है ये। इसका मतलब है कि बॉन्ड कभी भी फ्लिप करेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इस तरह से, ठीक है। ये बात समझ आ रही कि बॉन्ड फ्लिप करेगा और ये यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका मतलब तो बेटा ये सेम बन गया।
तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा। मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेरे पास सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होगा, C4H10 होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट नहीं रहेगा, वो सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो हमारे पास आइसोमर की डेफिनेशन ये थी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, तुम्हारा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो गया, इसका और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा ये दो हमारे पास आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, ये दो हमारे पास आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बच्चा पूछता है सर तो मैं यहां पे तो नहीं लगा सकता, मुझे ये बात समझ आ गई, क्या मैं जो हूं वो आइसोमर बनाने के लिए क्या मैं यहां पे लगा सकता हूं सी? मतलब बेटा यहां भी नहीं लगा सकते, यहां भी यही बात हो गई, क्योंकि अगर तुम यहां सी लगाओगे तो ये वाला बॉन्ड फ्लिप होके इधर आ जाएगा, जब ये फ्लिप होके इधर आ जाएगा तो ये सी तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, जब ये सी इस तरह से हो जाएगा तो वापसी देखो चारों एक ही लाइन में हो गए, सारे हमारे सी एक ही लाइन में हो गए। जब चारों सी एक ही लाइन में हो गए तो उसको मैं ये कहूंगा कि भाई ये वाला और ये वाला हमारे पास आइसोमर नहीं है आपस में। क्यों आइसोमर नहीं? क्योंकि बेटा दोनों का स्ट्रक्चर वापसी सेम हो गया। तो आइसोमर्स का रूल ये है कि तुम कभी भी जब ब्रांचिंग करोगे ना, तो ब्रांचिंग तुम कभी भी बेटा फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर नहीं करोगे। तुम सेकंड के ऊपर कर सकते हो, तुम थर्ड कार्बन के ऊपर कर सकते हो, तुम बीच वाली कार्बन जा रही है ना, जो बीच में जो कार्बन आएंगी तुम उसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन तुम फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग नहीं करोगे। तो मैं बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि बेटा आइसोमर के लिए बस बात ये याद रखना कि जब भी तुम्हें आइसोमर बनाना है, आसान हल तुम्हें ये बता रहा हूँ, आसान हल जिसके अंदर तुम्हें कुछ सोचने की नीड नहीं है। जब भी आइसोमर बनाने का बोले ना एग्जामिनर, बोले कि भाई एक तुम्हें हो सकता है स्ट्रक्चर बना के दिया हो और एक का बोले तुम आइसोमर बना दो, या हो सकता है तुम्हें बोले कि भाई दो स्ट्रक्चर्स ब्यूटेन के बना के दिखाओ जो कि दोनों आइसोमर्स हो। तो जब भी तुम्हें आइसोमर बनाने का बोले ना, तो सबसे पहले तो भाई एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए तुम्हारे पास जो हम लोग नॉर्मली बनाते हुए आ रहे हैं, जो सारे सी एक ही लाइन में हो। और दूसरा स्ट्रक्चर जो तुम बनाओ, दूसरा जो स्ट्रक्चर तुम बनाओगे उसके अंदर तुम क्या करना कि जो आखिरी वाला जो सी होगा ना बेटा, उसको किसी पे ब्रांच कर देना, उसको सेकंड या थर्ड कार्बन के ऊपर तुम ब्रांच कर देना, ठीक है। अगर 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है या 4 से ज्यादा कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, अगर 4 से ज्यादा कार्बन वाला स्ट्रक्चर है तो तुम दूसरे या तीसरे सी के ऊपर तुम किसी को ब्रांच कर देना, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, अगर जो है वो 4 कार्बन से कम वाला स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर क्या करना है अभी हम वो बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो चाहे तो 4 कार्बन का है या उससे ज्यादा कार्बन का है, तो उस सिचुएशन के अंदर अभी हम लोग बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात देखी कि भाई हम लोग को ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना था, तो हम लोगों ने इस तरह से बना दिया। अब लेट्स से मुझे भाई ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है, अब मैं ब्यूटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाऊंगा जरा आ जाओ देख लेते हैं। तो ब्यूटीन बेटा हमारे पास ब्यूट का मतलब है कि ये 4 कार्बन होंगे और ईन का मतलब है कि ये एल्कीन्स की फैमिली से बिलोंग करेगी। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेता हूं ब्यूटीन का। नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाऊंगा बेटा, मैं 4 कार्बन बना लेता हूं यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4 कार्बन मैंने बना दिए। और नॉर्मल स्ट्रक्चर में मेरी मर्जी कि भाई ब्यूटीन है तो उसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ और मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, तो मैं कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ। तो मेरी मर्जी भाई मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ लेट्स से। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है मैं वो बना लूंगा, लेकिन अभी मैं हाइड्रोजन लगा रहा ताकि तुम लोग को ईजी समझ आए, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास ये ब्यूटीन का एक स्ट्रक्चर तो मेरे पास इस तरह से हो गया, बाकी जो बॉन्ड मेरे पास बचे उसके अंदर हाइड्रोजन लग जाएगा। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर मैं ब्यूटीन का किस तरह से बना सकता हूँ, अगर मुझे आइसोमर बनाना है, मैं तुम्हें बताया कि भाई जो तुम आखिरी कार्बन है उसको तुम क्या करो, ये जैसे ये वाली आखिरी कार्बन भी तुम गिन सकते हो या फिर इसको भी तुम कार्बन कह सकते हो आखिरी। तो तुम्हारी जो भी एक कार्बन है तुम एक कार्बन को हटाओ और उसको बीच वाली के ऊपर ब्रांच कर दो। जैसे कि मैं इस वाली कार्बन को हटा देता हूँ, और जब मैं हटाऊंगा तो देखो मैं इसको ब्रांच इस पे नहीं कर सकता, मैं इसको इस पे या इस पे ब्रांच नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट और लास्ट कार्बन हो गई ना। तो मैं इसको ब्रांच बीच वाली पे करूंगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, बीच वाली के ऊपर ब्रांच करूंगा। यहाँ पे मैंने बीच वाली के ऊपर ब्रांच कर दिया। जब मैंने यहाँ पे बीच वाली के ऊपर बेटा ब्रांच करा तो अब मैं बाकी हाइड्रोजन के अपने बॉन्ड्स बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया मेरे पास, ये आ गया हाइड्रोजन और ये आ गया। तो इस तरह से मेरे पास ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। यहाँ भी तुम अगर हाइड्रोजन लगाना चाहते हो तो लगा लो, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लगाए थे कि तुम लोग को स्ट्रक्चर समझाने में ईजी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ब्यूटीन का, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर्स देख लिए कि भाई ब्रांचिंग किस तरह से होती है। बच्चा पूछा सर आपने भी ये बात बोली थी कि बॉन्ड जिसके फ्लिपेबल होते हैं, इसका मतलब कि मैं फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर ब्रांच इसलिए नहीं कर सकता था कि अगर यहाँ पे ब्रांच करता तो भाई ये यहाँ पे फ्लिप होके चले जाता। तो सर आपने अगर यहाँ पे लगाया है तो ये भी तो ऊपर फ्लिप होके जा सकता है ना, मतलब बिल्कुल बेटा जा सकता है। ऊपर फ्लिप होने का मसला नहीं है, अगर ये यहाँ से ऊपर फ्लिप हो जाता है तो भी तो ये ब्रांचिंग की तो कहलाएगी। अगर यहाँ पे सी लग जाता है और यहाँ पे 3 H लगे हुए होते हैं तो इसका मतलब बेटा ये भी तो ब्रांचिंग की कहलाएगी मेरे पास, क्योंकि ऊपर ब्रांच करूँ या नीचे ब्रांच करूँ ब्रांच तो ब्रांच है। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रांचिंग इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि बेटा ये वापसी उधर चले जाता,
मतलब मैं यहाँ पे सी इसलिए नहीं लगा सकता था क्योंकि ये सी यहाँ पे चले जाता, जब यहाँ पे सी चले जाता तो ये वापसी स्ट्रेट लाइन के अंदर सारे आ चुके हो, तो यहाँ पे भी देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही थे सारे, तो इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर सेम हो जाता। तो एक तरीका तो ये था बेटा मेरा कि मैंने जो है ना वो ब्रांचिंग करके बना दिया। अब दूसरा तरीका क्या है हमारे पास आइसोमर बनाने का। पहला तरीका मैं तुम लोग को बताया कि भाई जिंदगी आसान रखो, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ और एक के अंदर तुम बीच वाली कार्बन के ऊपर ब्रांच कर दो। तो ये दो तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। अब दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये है आइसोमर बनाने का कि तुम उसका फंक्शनल ग्रुप छेड़ दो। फंक्शनल ग्रुप छेड़ने का क्या मतलब है कि देखो तुम अगर, तो तुमने यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगाया था बेटा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगाया था। फर्स्ट कार्बन के ऊपर कैसे लगाया था, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से स्टार्ट होती है जो कि फंक्शनल ग्रुप के क्लोजेस्ट होती है। तो अगर तुम देखो तो फंक्शन ग्रुप इधर लगा हुआ है तो इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पे भी अगर देखो तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से चल रही है नंबरिंग। तो अगर तुम यहाँ पे एक चीज देखो तो बेटा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है हमारे पास वो कौन सी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। तो अगर तुम्हें इसका आइसोमर बनाना है तो तुम इसको सेकंड कार्बन के ऊपर भी तुम इसको वो लगा सकते हो फंक्शनल ग्रुप इसका। अगर तुम इसका सेकंड कार्बन के ऊपर तुम फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे तो बेटा इसका जो है ना आइसोमर भी कहलाएगा वो। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जो सी है ना, इस सी यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं और यहाँ मेरे पास सी आ जाए। तो पहले देखो तुम कि तुम्हारे पास सी जो है ना पहले यहाँ लगा हुआ था, तो इसका मतलब फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ था। लेकिन अब जो तुम्हारे पास सी का डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है बेटा, वो कौन सी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, वो सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, वो सेकंड और थर्ड के बीच में लगा हुआ है वो डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब तुमने फंक्शनल ग्रुप उसका हिला दिया उसकी जगह से। जब तुम इसका फंक्शनल ग्रुप हिला दोगे बेटा उसकी जगह से, तो वो भी तुम्हारे पास आइसोमर कहलाएगा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटीन का, ठीक है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ना बेटा ये आपस में आइसोमर्स है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपस में आइसोमर्स है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि बेटा तुम अगर देखो तो ये भी तुम्हें C4H8 दिख रहा है, गिन लेना सी सारे। ये देखो 1 2 3 4, ये C4 हो गए, H गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम इसको देखो तो 1 2 3 4, 4 C थे तो ये मेरे पास बन गया C4। यहाँ भी अगर तुम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो यहाँ भी कितना होगा बेटा H8 हो गए। इसी तरह से अगर तुम देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 सी थे मेरे पास तो ये बन गया C4। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो H कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे बन गया H8। ये बात समझ आई। अच्छा अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में आइसोमर क्यों है। अब तुम पूछोगे सर यहाँ पे भी तो ये लाइन में आ रहे हैं, ये भी लाइन में आ रहे हैं और यहाँ भी ये लाइन में आ रहे हैं, तो ये दोनों आइसोमर कैसे हुए सर? अभी तो आपने बोला था कि आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि लाइन में आ रहे हैं। मतलब बेटा मैंने बिल्कुल बोला था कि लाइन में आ रहे तो आइसोमर नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दो तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मुला चेंज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मुला इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि बेटा इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम लोग कहेंगे ब्यूट-1-ईन। इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूट-1-ईन कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन इस वाले को मैं क्या कहूंगा बेटा, मैं इस वाले को कहूंगा ब्यूट-2-ईन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेकंड कार्बन वाले के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है तो इसको मैं ब्यूट-2-ईन कहूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया। इसको भी मैं कहता हूँ जब मैं फंक्शनल ग्रुप हटाता हूँ ना बेटा, इधर उधर करता हूँ, तो भाई मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया। इसका मतलब है कि भाई मेरा ये जो ना आइसोमर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इस वाले का अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे देखो ये क्या है, CH3 आ रहा है, तो सबसे पहले मेरे पास हो गया CH3। फिर अगर आप देखो तो ये वाले के अंदर देखो ये क्या बन रहा है, हमारे पास CH2 बन रहा है। फिर अगर आप देखो तो इस वाले के ऊपर क्या आ रहा है भाई, CH आ रहा है, ठीक है। फिर देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ मुझे फंक्शनल ग्रुप शो करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा। और फिर अगर तुम देखो तो यहाँ पे बन रहा है CH2 वापसी, तो ये क्या हो गया मेरे पास CH2 हो गया। तो इसका देखो तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बन रहा है। अब इस वाले का जरा हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ट्राई करते हैं। तो अगर आप तुम राइट वाले का देखो तो यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे ये देखो CH3 है, तो सबसे पहले मैंने लिखा CH3। फिर तुम अगर देखो तो यहाँ पे क्या है मेरे पास CH है, तो मैं लिख दूंगा CH, ठीक है। फिर तुम अगर देखो तो यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड मुझे शो करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करा। और फिर देखो तुम वापसी CH आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, CH लिखूंगा मैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH। अच्छा इसके बाद तुम देखो तो यहाँ पे वापसी बन रहा है CH3, तो ये भी मेरे पास आ गया CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम यहाँ पे देखो तो बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी ना कि हमारे पास ये जो है ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। ये वाला फॉर्मूला में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन सिंप्लीफाइड वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर भी डिफरेंस आता है तो उसको बेटा हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही कहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंट हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम रहा तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये आइसोमर है। तो अब बच्चे पूछते हैं सर ये बात तो समझ आ गई यहां तक, अगर मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दूं, लेट्स से मैं इन 3 को ना कॉपी कर लेता हूं, ठीक है।
तो मैं तुम्हें एक और चीज़ भी बताता हूँ कि भाई और क्या गड़बड़ हो सकती है। तो लेट्स से हमारे पास हम लोगों ने ब्यूटीन का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, तो अभी मैं हाइड्रोजन हटा दूँ ताकि तुम्हारी बात समझ में आए कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो लेट्स से बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये बात तो समझ आ गई आपकी कि फंक्शनल ग्रुप हिलाएंगे तो हमारे पास आइसोमर बन सकता है। फंक्शनल ग्रुप के हिलाने से भी आइसोमर बनता है। एक तो हमारे पास ब्रांचिंग का तरीका है और दूसरा तरीका आपने बता दिया कि सर फंक्शनल ग्रुप को हिला के हमारे पास आइसोमर बन सकता है। तो ये बात तो मुझे समझ आ गई। लेकिन अब आप ये बात बताएं कि अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले वाले के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ था, आपने एक स्ट्रक्चर चेंज करा, आपने यहाँ पे लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। क्या अगर मैं फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लगा दूं, अगर मैं ये 4 कार्बन है और मैं फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो इधर लगा दूं, तो क्या सर ये वाला आइसोमर होगा कि नहीं होगा? मैं बोलता हूँ बेटा ये वाला आइसोमर, ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे, ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये एग्जैक्टली सेम चीज है। ये क्यों एग्जैक्टली सेम चीज है? क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को बात अभी बोली कि जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है ना, वहां से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है ना, तो भाई अभी मेरे पास डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के ऊपर लगा हुआ है? फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कहूंगा? मैं इसको कहूंगा ब्यूट 1 ईन कहूंगा मैं इसको। अच्छा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो बेटा इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने अभी बात बोली कि भाई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। जो साइड फंक्शनल ग्रुप से क्लोजेस्ट होगी वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो गई। जब नंबरिंग बेटा यहाँ से स्टार्ट हुई तो मैं इसको भी तो ब्यूट 1 ईन ही कहूंगा ना, क्योंकि अभी भी फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। तो तुम अगर ये चीज देखो तो बेटा ये दोनों कंपाउंड सेम हो गए। जब दोनों कंपाउंड सेम हो गए तो ये आइसोमर कैसे हुए बेटा? क्योंकि ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तुमका डिफरेंट हुआ ही नहीं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इनका तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स नहीं हो सकते। हाँ, अगर मैं बात करूं तो बेटा ये दोनों आपस में आइसोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये वाला ब्यूट 1 ईन है, ठीक है, और ये वाला ब्यूट 2 ईन है, ठीक है। अगर तुम बोलो तो भाई ये वाला और ये वाला भी आपस में आइसोमर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी मेरे पास ब्यूट 1 ईन है और ये भी जरा मेरे पास ब्यूट 2 ईन है, ठीक है। अगर तुम बोलो तो बेटा ये वाला और ये वाला भी आपस में आइसोमर हो सकता है। अगर तुम बोलो तो बेटा ये वाला और ये वाला भी आपस में आइसोमर हो सकता है। तो हाँ, ये आइसोमर्स है, लेकिन ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं है। ये क्यों आइसोमर्स नहीं है आपस में? क्योंकि बेटा दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, इस वजह से दोनों आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि बेटा जहां पे फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा स्टार्ट होता है वहीं से तुम्हारी नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है कि भाई जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर कोई ऐसे है कि भाई जिसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम बन रहा है, तो उसका मतलब है कि भाई वो आइसोमर नहीं है। खैर, मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, भाई ये बातें तो मैंने तुम्हें टेक्निकलिटी सारी बता दी, लेकिन तुम बस इतनी सी बात याद रखना कि तुम्हें अगर पेपर में कभी भी बोले भाई आइसोमर बनाने का, अगर 4 कार्बन है या उससे ज्यादा है, तो तुम हमेशा ना ब्रांचिंग करना। अगर 4 कार्बन से कम का है ना स्ट्रक्चर, अगर 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन और फर्स्ट 1 कार्बन में तो आइसोमर बनेगा ही नहीं। वो क्यों नहीं बनेगा भी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन अगर जो है ना बेटा, अगर 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, अगर मतलब 4 कार्बन से कम वाला स्ट्रक्चर है, तो तुम ना हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छेड़ना। और अगर 4 कार्बन या 4 कार्बन से ज्यादा वाला स्ट्रक्चर है तो तुम हमेशा ब्रांचिंग करना। ये बात मेरी याद रखना, तो भाई जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर 4 कार्बन या इससे ज्यादा का स्ट्रक्चर है तो आइसोमर बनाने के लिए तुम ब्रांचिंग करना हमेशा। और अगर 4 कार्बन से कम का स्ट्रक्चर है, विच इज अगर 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो तुम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छेड़ना। इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। और ये बात ज्यादा क्लियर होगी तो हम लोग 5 नंबर के सवाल करेंगे तो तुम्हें बात ज्यादा समझ आएगी। तो बाद मेरे पास एक और मुझे बोलता है ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो अब तुम्हें बात ये पता है कि भाई ब्यूट का मतलब है हमारे पास 4 कार्बन की बात हो रही है, और एनॉल का मतलब है कि एल्कोहल्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूँ ब्यूटेनॉल का। तो अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास 4 कार्बन इस तरह से लग जाएंगे। और तुम्हें पता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि C के साथ OH लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो मेरे पास ये बन जाएगा कि मैं चारों लाइन्स लगा दूं। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बोला था, भाई जिंदगी आसान करोगे, 4 कार्बन या उससे बड़ा है तो तुम क्या करोगे, तुम जो है वो ब्रांचिंग कर लोगे। तो ब्रांचिंग करने के लिए तुम ये करोगे कि भाई तुमने 3 कार्बन लगा दिए, ये OH आ गया, और जो तुमने ये वाला जो तुम्हारा कार्बन था तुमने क्या करा, इसको तुम ब्रांच कर दो सेकंड पे। अच्छा, अब याद रखना भाई, ब्रांच यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती। यहाँ भी लगाओगे तो भाई ये फ्लिप होकर इधर आ जाएगी, यहाँ लगाओगे तो ये फ्लिप होकर इधर आ जाएगी। तो लाजमी याद रखना कि बीच वाली कार्बन के ऊपर सिर्फ ब्रांचिंग करो। तो यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, एक स्ट्रक्चर मेरा इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, अब एक और तुम्हें बताता हूँ तरीका, जो मैं तुम्हें बोला कि भाई अगर 4 कार्बन से कम होना तभी करना हो, ठीक है। वो इस पे भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन आसानी के लिए तुम ये याद रखना कि भाई अगर 4 या 4 कार्बन से ज्यादा तुम हमेशा ब्रांचिंग से आइसोमर बनाना। और अगर 4 कार्बन से बेटा कम है ना स्ट्रक्चर, अगर 3 कार्बन का स्ट्रक्चर था, तो तुम क्या करो, उसके ऊपर तुम फंक्शनल ग्रुप को छेड़ना। फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे छेड़ेंगे, अगर तुम देखो तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट 1 2 3 4 ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ है तो नंबरिंग इस तरह से होगी। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है। अगर मैं सेकंड कार्बन के ऊपर बेटा फंक्शनल ग्रुप लगा दूं
तो इसका मतलब है कि भाई मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 C हो गए, यहाँ पे आ गया OH। तो इसका मतलब है बेटा ये भी मेरे पास, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बेटा, आइसोमर्स होंगे, ठीक है। और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बेटा, आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ब्यूटन 1 ऑल हो गया, ठीक है, ये मेरे पास ब्यूटन 1 ऑल हो गया, और ये मेरे पास ब्यूटन 2 ऑल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास आइसोमर्स कहलाएंगे। अच्छा, अब बच्चा पूछता है सर अगर जो है वो मैं ऐसे कर दूं, मैं अगर इस वाली कार्बन के ऊपर अगर ब्रांच लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे यू कर दूं, तो क्या ये दोनों आइसोमर्स है कि नहीं है? मैं बोलता हूँ बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुम यहाँ पे देखो तो इस वाले पे सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। अगर इस वाले के अंदर देखो तो बेटा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट होती है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये भी मेरे पास ब्यूटन 2 ऑल हुआ, ठीक है, और ये भी मेरे पास ब्यूटन 2 ऑल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि भाई ये वाला और ये वाला आइसोमर है, तुम ये कह सकते हो कि भाई ये वाला और ये वाला आपस में आइसोमर है, तुम ये भी कह सकते हो कि ये वाला और ये वाला आपस में आइसोमर नहीं है। तुम ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा पूछता है सर अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना दूं, ये देखो, अगर मैं सर यहाँ पे लगा दूं UOH, तो क्या ये आइसोमर है, ये दोनों आपस में आइसोमर है? मैंने बोला बेटा बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ भी अगर तुम देखो तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो दोनों आइसोमर्स नहीं है। तो खैर तुम्हारी आसानी के लिए मैं तुम्हें ये बात बोलने वाला हूं अब कि भाई जब भी तुम्हारे पास 4 या 4 कार्बन से ज्यादा हो तो तुम क्या करोगे, ब्रांचिंग करोगे। तो आज जरा हम एक बात करते हैं, ठीक है, हम एक जरा बड़ी इंपॉर्टेंट अब तुम्हारा मसला ना हल कर देता हूँ आइसोमर्स का। तो मैंने सारी टेक्निकलिटीज बता दी, वो इसलिए बता दी क्योंकि बेटा एमसीक्यूज के अंदर सारी टेक्निकलिटीज टेस्ट होती है। लेकिन तुम्हें अब मैं ना आसान तरीके बताता हूँ तुम्हें करना क्या है पेपर के अंदर। तुम्हें करना ही है कि अगर जो है ना वो मोर, अगर जो है तुम्हारे पास 4 कार्बन और मोर देन 4 कार्बन है, और मोर देन 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम उस सूरत पे हमारे पास ब्रांचिंग पे जाओगे, ठीक है। तुम क्या करोगे कि एक कार्बन को किसी दूसरी कार्बन के ऊपर ब्रांच कर दोगे। बस याद रखना कि फर्स्ट और लास्ट पे ब्रांच ना करो। अच्छा, अगर तुम्हारे पास जो है ना वो लेट्स से अगर तुम्हारे पास 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है, जब 3 कार्बन एटम्स होंगे ना तो हमारे पास तुम कर लेना फंक्शनल ग्रुप को छेड़ना, ठीक है। तुम क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप को छेड़ोगे, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास 1 से 2 कार्बन है ना बेटा, तो ये बात याद रखना मेरी कि उसका आइसोमर ही नहीं बनेगा। तो अब तुम्हारी मैंने जिंदगी आसान कर दी है कि अगर तुम्हारे पास 1 कार्बन है 2 कार्बन है तो आइसोमर ही नहीं बनेगा। 3 कार्बन है तो इसका मतलब क्या है भाई तुम्हारे पास कि तुम फंक्शनल ग्रुप को आगे पीछे करोगे। अगर 4 कार्बन है या उससे ज्यादा तो तुम क्या करोगे, ब्रांचिंग करोगे। ये बात मेरी बस याद रखना, इतनी सी बात याद रखना, जिंदगी आसान रहेगी। और मैं एक और बात भी तुम्हें बता देता हूँ कि ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, 4 कार्बन से ऊपर की जो ना वो 4 कार्बन से ऊपर वाले का आइसोमर बनवाता भी नहीं, सिर्फ 4 कार्बन वाले का ही बनवाता है। तो तुम्हारी जिंदगी आसान कर दी मैंने। अब जरा हम लोग ना बात करते हैं बेटा कुछ एल्केन्स की फैमिली के ऊपर, ठीक है, कि अगर मेरे पास लेट्स से एल्केन्स की फैमिली तो किस किस का आइसोमर बन सकता है। अगर बेटा मैं सबसे पहले बात करूँ ना एल्केन्स की फैमिली के अंदर, सबसे पहले मेरे पास आता है मेथनॉल, मीथेन सॉरी। अच्छा, अब मीथेन बेटा 1 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि बेटा इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखो ना तो वो इस तरह से बन जाएगा। ये मेरे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो अगर तुम देखो तो बेटा इसका तो फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड। मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ और तरीके से बना ही नहीं सकता, एक ही तरीका है ना, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो बेटा इसका तो आइसोमर बनेगा ही नहीं, इसका आइसोमर नहीं बनेगा, नो आइसोमर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बेटा एल्केन्स की फैमिली में कौन सा है हमारे पास, दैट इज इथेन, ठीक है। अब मैं अगर इथेन की बात करूं तो इथेन का स्ट्रक्चर मेरे पास किस तरह से होता है बेटा, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। अब 2 कार्बन है ना बेटा, मैं दोनों कार्बन को लाइन से ही लगा सकता हूं, मैं इसको ब्रांच कर ही नहीं सकता ना। अगर मैं इस वाले कार्बन को हटा के यूं लगा दूं तो भी एक ही बात है भाई, वो फ्लिप होकर इधर चले जाएगा। अगर मैं इस वाले कार्बन को यूं लगा दूं तो बेटा ये वाला भी फ्लिप होकर इधर आ जाएगा। तो 2 कार्बन के ऊपर ना कभी भी जो है ना वो नहीं बन सकता, आइसोमर नहीं बन सकता, ये बात याद रखना। तो इसका भी कोई आइसोमर नहीं है, ये बात समझ आ रही है। क्योंकि बेटा जब भी 2 कार्बन होते हैं ना तो 2 कार्बन के ऊपर ना ब्रांचिंग हो सकती है, ना ही तुम उसका स्ट्रक्चरल, ना ही तुम उसका फंक्शनल ग्रुप आगे पीछे कर सकते हो। अगर तुम फंक्शनल ग्रुप आगे पीछे करोगे तो भाई पहली कार्बन के ऊपर लगाओगे। अगर लेट्स से तुम अगर अल्कोहल की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो OH अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो भाई नंबरिंग किधर से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको मैं क्या कहूंगा भाई, इसको मैं कहूंगा एथेनॉल कहूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जो ना बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई काउंटिंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये भी मेरे पास एथेनॉल कहलाएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा मैं 2 कार्बन के ऊपर मेरा कभी भी आइसोमर बनेगा ही नहीं। तो ये बात याद रखना कि जब भी 1 या 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होगा तो उसका तो आइसोमर बनेगा ही नहीं हमारे पास, नो आइसोमर्स। ये बात तो पहली तुम्हें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई सर ने बोला है कि भाई 2 कार्बन वाले के ऊपर आइसोमर बनाने के लिए नहीं आएगा। अच्छा, अब एल्केन्स के अंदर हम लोगों ने बात कर ली। थर्ड हमारे पास है भाई प्रोपेन। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड प्रोपेन की। बेटा प्रोपेन का भी आइसोमर नहीं बन सकता। प्रोपेन का आइसोमर क्यों नहीं बन सकता, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास प्रोपेन है ना, प्रोपेन देखो ये होता है 1 2 3 कार्बन है। अब एल्केन्स का तो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड इधर लगाओ, सिंगल बॉन्ड सबके बीच में ही है ना, तो इसका फंक्शनल ग्रुप तो मैं आगे पीछे कर ही नहीं सकता, और ना ही मैं ब्रांचिंग कर सकता। अगर मैं इस वाली कार्बन को हटा के, अगर मैं इस वाली कार्बन को हटा के यहाँ ब्रांच कर दूं तो भाई उधर चले जाएगा, फ्लिप होके इधर आ जाएगा। अगर मैं इस वाली कार्बन को इधर ब्रांच कर दूं तो बेटा ये फ्लिप होके इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर तो ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब प्रोपेन का भी हमारे पास कोई आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, नो आइसोमर्स। अच्छा, अब ब्यूटेन है। ब्यूटेन हमारे पास 4 कार्बन वाला है। 4 कार्बन वाले के ऊपर मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी कि भाई तुम क्या करोगे, इसके ऊपर ब्रांचिंग कर दोगे। सिंपल सी बात ये कि तुम ब्रांचिंग करोगे, तुम अपनी जिंदगी आसान रखोगे। तो ये मैंने तुम्हें एल्केन्स की फैमिली के ऊपर बात करी, लेकिन भाई एल्केन्स के अंदर तो भाई सिर्फ एक ही का आइसोमर बनता है, ब्यूटेन का। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन तीनों का आइसोमर ही नहीं बनेगा। अच्छा, अब हम लोग जरा बात करते हैं भाई हमारे पास दूसरी फैमिली विच इज एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स के अंदर सबसे पहले भाई मैंने तुम्हें बताई ये बात कि हमारे पास मीथीन तो होता ही नहीं है। पहली बात ये कि हमारे पास मीथीन तो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी हमारे पास चीज़ बेटा इथीन, उसका भी आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन वाले के आइसोमर्स नहीं होते। थर्ड कार्बन वाला हमारे पास प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन का एग्जिस्ट करेगा आइसोमर। ठीक है, प्रोपीन अगर तुम स्ट्रक्चर देखो, नॉर्मल प्रोपीन कैसा होगा भाई, ये 3 कार्बन होगा और एक के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम जो मैक्सिमम काम कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि भाई तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे तो यहाँ पे लगा दो। लेकिन इसका भी आइसोमर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बेटा? उसकी वजह ये कि अगर तुम यहाँ पे लगाते हो तो इसका मतलब है कि बन जाएगा प्रोप-1इन। ठीक है, और अगर तुम पहली वाली कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा प्रोप-1इन। तो इसका मतलब है कि भाई हम लोग फंक्शनल ग्रुप से तो नहीं काम कर सकते। अच्छा, क्या ब्रांचिंग से बना सकते हैं इसका आइसोमर? नहीं बना सकते। क्यों? कि बेटा ये 2 कार्बन है, तीसरी वाली को या तो इस पे ब्रांच करना पड़ेगा या फिर तीसरी वाली को इस पे ब्रांच करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका भी हमारे पास आइसोमर नहीं है, नो आइसोमर। ठीक है, चौथा हमारे पास कौन सा आता है बेटा इसकी फैमिली के अंदर? चौथा हमारे पास आता है ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन का मैंने तुम्हें 2 तरीके बताए थे, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताई थी कि भाई तुम जब भी बात करो मुझसे 4 कार्बन या उससे ज़्यादा की, तो तुम क्या करोगे, हमेशा ब्रांचिंग करोगे। ठीक है, तो हमने ये बात डिसाइड करी थी कि हम लोग जब भी 4 या 4 कार्बन से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम लोग ब्रांचिंग करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये बात करी, हमारे पास थर्ड फैमिली आती है एल्कोहल्स की। ठीक है, एल्कोहल में भी वही बात है कि भाई सबसे पहले हमारे पास आता है मेथनॉल। मेथनॉल का कोई आइसोमर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन का नहीं होता। दूसरा हमारे पास है एथेनॉल, उसका भी कोई हमारे पास आइसोमर नहीं होगा। थर्ड हमारे पास आता है बेटा प्रोपेनॉल। अब लेट्स से हम लोग बात करते हैं प्रोपेनॉल के ऊपर। अब प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर अगर तुम लोग देखो तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3, यहाँ पे आ जाता है तुम्हारे पास OH। ठीक है, अब क्या कर सकते हो तुम, मैक्सिमम देखो इसके अंदर ब्रांचिंग तो नहीं हो सकती। मैं तुम्हें बात बताई थी कि 3 कार्बन के अंदर ब्रांचिंग तो नहीं होगी। 3 कार्बन के अंदर तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को तुम कैसे आगे पीछे कर सकते हो बेटा? तुम ये वाला जो OH है ना, ये बस सेकंड वाले के ऊपर लगा सकते हो। तुम्हारे पास ये चॉइस है। तुम क्या कर सकते हो कि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर तुम एक अपना फंक्शनल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे तुम लगा सकते हो अपना एक फंक्शनल ग्रुप। तुम ये वाला स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते, देखो तुम ये वाला भी नहीं बना सकते बेटा। उसकी वजह है कि यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ भी देखो फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे फिर। तो इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि तुम एक फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगाओ और एक तुम देना सेकंड कार्बन के ऊपर लगाओ, तो तुम प्रोपेनॉल का सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को छेड़ के बना सकते हो। दूसरा तुम्हारे पास इसके बाद अगला तुम्हारे पास है बेटा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल के अंदर मैं तुम्हें बात बताइए कि तुम ब्यूटेनॉल के अंदर कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, कैसे फंक्शनल ग्रुप भी हिला सकते हैं हम लोग और ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताइए कि जब भी भाई 4 या 4 कार्बन से ज़्यादा हो तो हमेशा ब्रांचिंग ही यूज़ करना ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी बेटा हमारे पास सेम पैटर्न फॉलो होता है कि हमारे पास अगर अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक की फैमिली है तो वहाँ पे भी सेम पैटर्न होगा। तुम फर्स्ट और सेकंड कार्बन के अंदर तो आइसोमर बनेगा ही नहीं। थर्ड कार्बन के अंदर प्रोपेनॉल हो या प्रोपेनोइक एसिड हो, तुम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आगे पीछे करके बना सकते हो आइसोमर। और अगर ब्यूटेनॉल है या ब्यूटेनोइक एसिड है तो तुम उसकी जगह पे तुम ब्रांचिंग ही करोगे हमेशा। तो ये बात मेरी याद रखना
कि तुम्हारे पास फर्स्ट और सेकंड कार्बन के अंदर कभी भी आइसोमर नहीं बनेगा। अगर 3 कार्बन वाले का आइसोमर बनाने के लिए बोले तो फंक्शनल ग्रुप को आगे पीछे करना, और अगर 4 कार्बन का आइसोमर या उससे ज्यादा कार्बन का आइसोमर बनाने के लिए बोले तो तुम हमेशा ब्रांचिंग करना, लाजमी। सही है, तो ये मैं तुम्हारे लिए चीजें बेटा बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। लाजमी इस चीज को समझे कि भाई अगर 1 से 2 कार्बन है तो दो कोई आइसोमर नहीं बनेगा, अगर 3 कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप को आगे पीछे करेंगे, अगर 4 या से ज्यादा कार्बन है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे बेटा, ब्रांचिंग करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोमर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से बेटा हम लोग हमारी फैमिलीज के रिएक्शंस के ऊपर आएंगे, यानी एल्केन्स के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर एल्कीन्स के, फिर अल्कोहल्स के, फिर कार्बोक्सिलिक के। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है उस तरह से कवर करते जाएंगे चीजें। ठीक है बेटा, थैंक यू।